फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया इज ए क्रिटिकल एलिमेंट इन एनी क्राइम। ठीक है। जो मेंस रिया का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही एक क्रिटिकल एलिमेंट है किसी भी क्राइम में। इट इज़ ए लैटिन टर्म दैट मीन्स गिल्टी माइंड। ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है गिल्टी माइंड। फॉर एन इंडिविजुअल टू बी कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम इट इज़ नॉट एनफ टू मेयरली प्रूव द कमीशंस ऑफ द एक्ट एक्टस रियस। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो भी कन्विक्टेड है किसी क्राइम के लिए, खाली ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रूव करे कमीशन ऑफ एक्ट। ठीक है, कि उसने खाली काम किया है, एक्टस रियस। ठीक है, इट मस्ट be established that the individual had a guilty or wrongful intention at the time of committing the act। ठीक है, और ये भी ज़रूरी है कि इसको इस्टेब्लिश किया जाए कि वो इंडिविजुअल उस टाइम पे गिल्टी या रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ था कोई भी एक्ट को कमिट करने के दौरान। इन बोथ द इंडियन पीनल कोड 1860 एंड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड भारतीय न्याय संहिता 2023, मेंस रिया इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द मोस्ट क्राइम्स। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग, इंडियन पीनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग और साथ में जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है भारतीय न्याय संहिता 2023, दोनों में ही मेंस रिया को एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताया गया है मोस्ट क्राइम्स में। ठीक है, इन दिस आंसर in this answer we will explain this principle in details, discuss its application under BNS to 2023 and illustrate it through key case laws। ठीक है, इस आंसर में इस आंसर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स डिटेल्स में, उसकी एप्लीकेशंस उसकी एप्लीकेशन अंडर BNS 2023 और उसके एग्जांपल्स को की केस लॉ। ठीक है, और इसके जो केस लॉ है उसको कुछ क्या कहते हैं, इलस्ट्रेट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया का कॉन्सेप्ट। मेंस रिया रेफर्स टू द मेंटल स्टेट और इंटेंशन ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है, मेंस रिया मेंटल स्टेट या इंटेंशन है किसी भी पर्सन की जब वो क्राइम को कमिट कर रहा है। इट एग्जामिन्स वेदर द इंडिविजुअल्स हैड अ क्रिमिनल इंटेंट वाइल परफॉर्मिंग द एक्ट। ठीक है, ये एग्जामिन करता है कि इंडिविजुअल का क्रिमिनल इंटेंट था एक्ट को परफॉर्म करते समय। द जनरल रूल इज़ दैट इफ़ अ पर्सन एक्ट विदाउट एनी रॉन्गफुल इंटेंट दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर अ क्राइम। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल है कि अगर कोई पर्सन कोई भी काम कर रहा है बिना रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ, तो उसका तो वो क्राइम के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, मेंस रिया इंश्योर्स दैट अ पर्सन इज कन्विक्टेड ओनली व्हेन दे हैव नोविंगली और नेग्लिजेंटली वायलेटेड द लॉ। मेंस रिया इंश्योर करता है कि पर्सन जो भी कन्विक्टेड तभी है जब उसने जानबूझकर या फिर नेग्लिजेंटली, बहुत ही उसका क्या कहते हैं तो ध्यान ना देकर लॉ को वायलेट किया। मेंस रिया अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, मेंस रिया 2023 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। भारतीय न्याय संहिता 2023 विच रिप्लेसेस द इंडियन पीनल कोड IPC 1860 ऑल्सो मैंडेट मेंस रिया फॉर मोस्ट क्राइम्स। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, जो रिप्लेस करती है इंडियन पीनल कोड 1860 को, वो भी मैंडेट करती है मेंस रिया की कई क्राइम्स में मेंस रिया को मैंडेट करती है। वेदर इट इज़ अ मर्डर, थेफ्ट, फ्रॉड और रेप, द प्रेजेंस ऑफ अ गिल्टी माइंड और इंटेंशन इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, जो अगर कोई भी या तो मर्डर हुआ है, चोरी हुई है, फ्रॉड हुआ है या रेप हुआ है, तो गिल्टी माइंड का प्रेजेंट होना या इंटेंशन होना, ये एक क्रिटिकल फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी, कि उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए ये एक क्या कहते हैं आपका क्रिटिकल फैक्टर है। ठीक है, हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट एवरी क्राइम रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ मेंस रिया। ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि इसको नोट किया जाए कि हर क्राइम में ये मेंस रिया की एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है। सर्टेन ऑफेंसेस स्पेशली दोज falling under strict liabilities or absolute liability do not necessitate the existence of wrongful intent। ठीक है, तो कुछ ऑफेंसेस जैसे कि फेलिंग अंडर
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि रॉन्गफुल इंटेंट हो। इन इंडियन पीनल कोड 1860 द टर्म मेंस रिया हैज़ द टर्म, ठीक है, इन इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी 1860 में मेंस रिया हैज़ नॉट बीन यूज्ड but where there is a need of mens rea to commit a crime, it is termed as voluntarily, knowingly, dishonestly, fraudulently, accidentally, negligently और rashness। ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860 में मेंस रिया शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ पे जो क्या कहते हैं क्राइम हुआ है वहाँ पे उसको क्या कहते हैं वॉलंटरली, नोइंगली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, एक्सीडेंटली, नेग्लिजेंटली और रैशनेस, ये टर्म यूज़ हुए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंस रिया थ्रू इम्पोर्टेंट केस लॉ। ठीक है, मेंस रिया का एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट केस लॉ के साथ में। आर वर्सेस टाल्सन, आर वर्सेस टॉल्सन 1889, 1889, 1889, R versus Tolson. In this case, the court held that an act done mistakenly does not constitute a crime. Here, a woman remarried under the belief that her husband had died, but it was later discovered that he was still alive. The court ruled that since her intention was not wrongful, she could not be held liable for bigamy। ठीक है, इस केस में जो कोर्ट है वो देखती है कि जो एक्ट है वो गलती से हुआ था और उसने कोई क्राइम नहीं किया। यहाँ पे जो वूमन है उसने दोबारा शादी करी थी इस इस बिलीफ में कि उसका जो पति है वो मर गया है, लेकिन बाद में उसे जिंदा ढूंढ लिया गया था। कोर्ट ने उसका इंटेंशन देखा कि वो गलत नहीं थी, तो इसलिए वो बाइगैमी के लिए लायबल नहीं थी। ठीक है, स्टेट ऑफ दूसरा केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज 1965। ठीक है, पहले क्या था आर वर्सेस टाल्सन। ठीक है, उसमें वही जो फीमेल का ने दूसरी शादी कर ली थी अपने पति के मरने से पहले। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज 1965। ठीक है, अब इस केस में देख लेते हैं। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द रॉन्गफुल इंटेंशन इज नेसेसरी फॉर एन ऑफेंस। द अक्यूज्ड वाज चार्ज्ड विद illegally bringing foreign currency into the country, but it was not proven that he did so intentionally. The court acquitted him, stating that without mens rea a person cannot be convicted of a crime। ठीक है, इसके बाद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का स्टेट और एम एच जॉर्ज 1965। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि एक जो एम एच जॉर्ज था वो सोना लेके आया था भारत में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि कोई भी रॉन्गफुल इंटेंशन जो है वो ज़रूरी है ऑफेंस के लिए। कोई भी अपराध अगर होता है तो उसके लिए रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए। जो एक्यूज्ड है उसे चार्ज किया जाएगा इलीगली, इलीगल चार्ज किया जाएगा अगर वो फॉरेन करेंसी लाता कंट्री में, लेकिन वो प्रूफ नहीं हुआ था कि वो इंटेंशनली हुआ था। कोर्ट ने एक्विटेड हिम, कोर्ट ने एक्विट किया था कि बिना मेंस रिया के एक पर्सन को क्राइम कन्विक्टेड नहीं किया सकता। नेक्स्ट है शेराज वर्सेस डी रिड्सन 1895। ठीक है, वो जॉर्ज वाला था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज 1965, 1865, 1965। ठीक है, 1965। ठीक है, तो शेराज वर्सेस रुडजन 1895, 1895। शेराज वर्सेस रुडजन जो है वो 1895 है। 1889 आर वर्सेस टाल्सन था, फिर 1895 शेराज वर्सेस रुडजन। The court emphasized that a person's mental state is crucial in determining the criminal liability. In this case, a man was charged with selling alcohol unlawful, although he did so unintentionally. The court had held that without wrongful intent he could not be found guilty। ठीक है, शेराज वर्सेस डी रडसन 1895, डी रडसन 1895। कोर्ट एम्फेसाइज करता है कि एक पर्सन की मेंटल स्टेट क्रूशियल है डिटरमाइन करने के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी को। इस केस में मैन वाज चार्ज विद सेलिंग अल्कोहल अनलॉफुल। इस केस में
जो मैन है उसे चार्ज किया गया था कि वो अल्कोहल बेच रहा था अनलॉफुली, ऑल्दो ही डिड, तो चाहे भले ही वो अनइंटेंशनली कर रहा था। ठीक है, क्रूसियल इन डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल लायबिलिटी, कोर्ट ने कहा था कि विदाउट रॉन्गफुल इंटेंट ही कुड नॉट फाउंड गिल्टी। ठीक है, बिना किसी उसके गलत इंटेंट के लिए उसे गिल्टी नहीं माना जा सकता है, डिटरमाइनिंग क्रिमिनल लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट है करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। ठीक है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ मेंसरिया अंडर द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा। ठीक है, द कोर्ट्स डिसीजन अंडर कोरल्स underscored the importance of assessing the accused mental state, affirmative that for serious crime the evaluation of intent is vital। ठीक है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। करतार सिंह स्टेट ऑफ पंजाब 1994 ने क्या बोला था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया था कि जो कंसेप्ट ऑफ मेंस रिया है, टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, टाडा, टेररिस्ट डिसरप्टिव टाडा। तो कोर्ट्स ने डिसीजन दिया था कि जो अंडरस्कोर्ड और इम्पोर्टेंस जो है असेसिंग द एक्यूज मेंटल से, कि कोर्ट्स का डिसीजन अंडरस्कोर्ड और इम्पोर्टेंस होना चाहिए असेसिंग एक्यूज की मेंटल स्टेट, अफॉर्मेटिव फॉर सीरियस क्राइम्स। ठीक है, ये बहुत ही अफॉर्म होना चाहिए सीरियस क्राइम्स के लिए। द इवेल्यूएशन ऑफ इंटेंट इज़ वाइटल, जो इंटेंट है इवेल्यूशन का इंटेंट है वो वाइटल है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंस रिया इन बीएनएस 2023। ठीक है, मेंस रिया की इम्पोर्टेंस बीएनएस 2023, मेंस रिया की इम्पोर्टेंस बीएनएस 2023। सबसे पहले मर्डर, इन केस ऑफ मर्डर मेंस रिया इज क्रिटिकल अंडर सेक्शन 300, इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश दैट द एक्यूज्ड had the intent to kill the victim if a person if a person if a person caused death by accident or mistake, it would not amount to murder, but instead it might be considered culpable homicide under reduced charges। मर्डर में अगर मर्डर का केस है मैं तो मेंस रिया क्रिटिकल है अंडर सेक्शन 300 सेक्शन के अंडर में ये ज़रूरी है कि इस्टेब्लिश किया जाए एक्यूज को हैड द इंटेंट टू किल द विक्टिम। ठीक है, 300 के सेक्शन 300 ये नेसेसरी है कि इस्टेब्लिश किया जाए कि एक्यूज का इंटेंट होना चाहिए विक्टिम को किल करने में। अगर पर्सन की डेथ होती है एक्सीडेंटली या मिस्टेक से, अगर पर्सन की डेथ होती है एक्सीडेंटली या मिस्टेक से, तो इट वुड नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, तो इसमें मर्डर नहीं होगा, बट इंस्टीड इट माइट बी कंसिडर्ड कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो इसमें कंसिडर हुआ है कि वो कल्पेबल होमिसाइड है अंडर रिड्यूस चार्जेस, कल्पेबल होमिसाइड अंडर रिड्यूस चार्जेस। ठीक है, डेथ इंस्टेड नॉट अमाउंट मर्डर बट इंस्टीड इट माइट बी कंसिडर्ड कल्पेबल होमिसाइड अंडर रिड्यूस चार्जेस। ठीक है, तो इसे कल्पेबल, अगर उसका इंटेंशन नहीं है तो उसे कल्पेबल होमिसाइड में काउंट किया जाएगा रिड्यूस चार्ज के साथ। थेफ्ट, चोरी। ठीक है, फॉर थेफ्ट अंडर बीएनएस 2023 इट मस्ट बी proven that the accused intended to take the property unlawfully. If a person mistakenly took someone else's property, they cannot be held liable for theft as a wrongful intention is absent। ठीक है, चोरी के लिए बीएनएस 2023 में कहा गया है कि ये भी ज़रूरी होना, ये भी प्रूवन होना चाहिए कि एक्यूज ने इंटेंशनली प्रॉपर्टी को अनलॉफुली लिया है। अगर कोई पर्सन मिस्टेकनली लेता है तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, तो उसको कोई चोरी के लिए लायबल नहीं है एज अ रॉन्गफुल इंटेंशन इज एब्सेंट, क्योंकि उसमें जो रॉन्गफुल इंटेंशन है वो एब्सेंट है। फिर बात आती है फ्रॉड की। इन केस ऑफ फ्रॉड मेंस रिया इज ऑल्सो एसेंशियल। द accused must have knowingly deceived another person with the intention of causing economic or other form of harm। without such intention a charge of fraud cannot stand। ठीक है, फ्रॉड के केस में अगर फ्रॉड हुआ है तो मेंस रिया भी ज़रूरी है। एक्यूज को नोविंगली एक्यूज अगर फ्रॉड हुआ है तो मेंस रिया भी ज़रूरी है। एक्यूज मस्ट हैव नोविंगली डिसीव, एक्यूज जो है वो नोविंगली उसको जानबूझकर धोखा मिला होना चाहिए, और
पर्सन का इंटेंशन होना चाहिए उसको इकोनॉमिक या दूसरे फॉर्म में हार्म पहुंचाने का। बिना बिना इन इंटेंशन के साथ ए चार्ज ऑफ फ्रॉड कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, बिना इंटेंशन के साथ जो फ्रॉड का चार्ज है वो नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद है रेप। इन रेप केस रॉन्गफुल इंटेंशन इज अ की एलिमेंट। इफ अ पर्सन if a person engages in non-consensual sexual activity, it constitutes a crime. The distinction between consent and lack of consent is vital, and the intention to engage in non-consensual act plays a significant role in determining guilt। ठीक है, रेप के केस में रॉन्गफुल इंटेंशन जो है वो की एलिमेंट है। ठीक है, अगर एक पर्सन इंगेज करता है नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में तो ये एक क्राइम होगा। ये डिस्टिंक्शन होनी चाहिए बिटवीन एक कंसेंट में और लैक ऑफ कंसेंट में, वो एक वाइटल है। ठीक है, और इंटेंशन टू इंगेज इन नॉन कंसेंसुअल एक्ट सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग गिल्टी। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि कंसेंट और लैक ऑफ कंसेंट वो वाइटल है, और इंटेंशन जो होता है इंगेज होने में नॉन कंसेंशुअल एक्ट में वो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल गिल्टी को डिटरमाइन करने में। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर सम ऑफेंसेस वेयर मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड। These offences fall under the categories of strict liability and absolute liability. In such cases, even if a person did not have wrongful intent, they can still be held liable. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेंसरिया ज़रूरी नहीं होता। ये ऑफेंस उसमें आते हैं कैटेगरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर में। इन केसेस में ये अगर कोई पर्सन है उसका रॉन्गफुल इंटेंट नहीं है तो तब भी वो लायबल होंगे। ठीक है, तो इसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल टू हैव wrongful intent. For example, in case of industrial accident or environmental pollution, companies can be held liable regardless of the whether the incident occurred intentionally or not. The focus is on the act is on the act itself, not the intention behind it। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस में क्या आता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल का रॉन्गफुल इंटेंट हो। एग्जांपल के लिए अगर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये तब होंगे लायबल जब इंसिडेंट इंटेंशनली हो या फिर ना हो। ठीक है, फोकस फोकस इज ऑन इस बात पे फोकस किया जाएगा इट्स नॉट द इंटेंशन बिहाइंड इट कि उसके पीछे कोई उसका इंटेंशन नहीं था। एब्सोल्यूट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, अंडर एब्सोल्यूट लायबिलिटी देयर इज़ नो नीड टू प्रूव मेंसरिया। फॉर एग्जांपल द लैंडमार्क केस ऑफ एमसी मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया इन 1987, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट companies engaged in hazardous industries are liable for any harm caused regardless of intent. In such cases, the companies are held responsible for damages even if the incident was unintentional. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ये कोई ज़रूरी नहीं है मेंसरिया को प्रूव करना। एग्जांपल के लिए लैंडमार्क केस जो है एमसी मेहता का और यूनियन ऑफ इंडिया का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कि जो कंपनी है वो इंगेज थी हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ में, वो लायबल है एनी हार्म के लिए जो रिगार्डलेस ऑफ इंटेंट, वो लायबल है। कोई भी अगर हार्म होता है तो उसके लिए वो लायबल है, चाहे भले उसका इंटेंट हो या ना हो। इन केसेस में कंपनी रिस्पॉन्सिबल है डैमेज के लिए, और इवन इंसिडेंट भले ही इंसिडेंट जो है वो इंटेंशनल हो। उसका जुडिशियल पर्सपेक्टिव Indian courts have consistently emphasized the importance of mens rea in determining criminal liability. In the case of state of Odisha versus Ram Bahadur Thapa 1959, a man mistook a holy man for a tiger and killed him, but since his intention was not to kill a human, the court did not find him guilty of murder। ठीक है, जुडिशियल पर्सपेक्टिव इंडियन कोर्ट में कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज किया जाता है मेंसरिया की इम्पोर्टेंस को, वो डिटरमाइन करता है क्रिमिनल लायबिलिटी। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा 1959। ठीक है,
स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा 1959 में। एक मैन ने एक मैन ने पवित्र मन से होली मैन फॉर अ टाइगर एंड किल्ड हिम। ठीक, पवित्र मन से टाइगर को एक आदमी ले जा रहा था टाइगर, तो उसने इंटेंशन बट सिंस हिज इंटेंशन वाज नॉट टू किल हिम, उसको आदमी को मारने की इच्छा नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं था, डिड नॉट फाइंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, तो उसको मर्डर के लिए गिल्टी नहीं माना गया। कंक्लूजन क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ मेंसिया इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी क्राइम। प्रिंसिपल जो है जो प्रिंसिपल है कि जो मेंसिया है वो एसेंशियल एलिमेंट है हर क्राइम का। होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द इंडियन लीगल सिस्टम, ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन लीगल सिस्टम में। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, मेंस रिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द culpability of the accused in most criminal cases। ठीक है, इन मोस्ट क्रिमिनल केसेस मेंस रिया प्ले करता है क्रूशियल रोल डिटरमाइन करने के लिए कि कल्पेबिलिटी ऑफ एक्यूज इन मोस्ट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया ये एसेंशियल एलिमेंट है हर क्राइम में, ये होल्ड करता है ग्रेट सिग्निफिकेंट इंडियन लीगल सिस्टम में। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, मेंस रिया प्ले करता है क्रूशियल रोल डिटरमाइन करने की कल्पेबिलिटी ऑफ एक्यूज इन मोस्ट क्रिमिनल केसेस। However, there are certainly exceptions, जबकि कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केसेस में ये एक्सेप्शन है जहाँ पे रॉन्गफुल इंटेंट ज़रूरी नहीं है। द कोर्ट्स अपहेल्ड दिस प्रिंसिपल इन वेरियस लैंडमार्क केसेस। को जो कोर्ट है वो इसको रखता है कई केसेस में ऊपर, रीअफर्मिंग इन सेंट्रल रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाद में रीअफर्म करता है इसका सेंट्रल रोल डिटरमाइन करने में क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, मेंस रिया का प्रिंसिपल जो है वो एसेंशियल है हर क्राइम में, एक बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन लीगल सिस्टम में। भारतीय न्याय संहिता में मेंस रिया एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि कल्पेबिलिटी को एक्यूज की कल्पेबिलिटी को डिटरमाइन करने में कई क्रिमिनल केसेस में, जबकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जहाँ पे रॉन्गफुल इंटेंट हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। कोर्ट्स अपहेल्ड करता है इस प्रिंसिपल को कई लैंडमार्क केसेस में, और रीफ अफर्म करता है इस सेंस के सेंट्रल रोल डिटरमिनेशन क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुराशय मेंस रिया का सिद्धांत किसी भी अपराध के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, मेंस सिद्धांत दुराशय जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक लैटिन शब्द से है जिसका अर्थ है दोषपूर्ण मंशा। ठीक है, लैटिन शब्द इसका मतलब क्या है? दोषपूर्ण मंशा। किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराने के लिए केवल आपराधिक कृत्य एक्टस रिया ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, किसी को अपराधी है कि उसने एक्टस रिया किया है, दुराशय मन आपराधिक कृत्य किया है कि नहीं, ठीक है, बल्कि उस कृत्य को करते समय व्यक्ति की मंशा भी दोषपूर्ण होनी चाहिए। इसको उस टाइम को करते समय उसकी जो मंशा है वो भी वैसी होनी चाहिए। भारतीय भारतीय दंड संहिता एपिसोड 68 और नए कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी अधिकांश अपराधों के लिए दुराशय आवश्यक होता है। IPC 68 और BNS 2023 में भी अधिकांश जो अपराध हैं उसमें जो है दुराशय जो है वो आवश्यक है। इस उत्तर में हम इस सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करेंगे, तो इसकी व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि यह नियम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किस सीमा तक लागू होता है। ठीक है, और बताएं कि ये जो नियम है किस सीमा तक लागू होता है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण वादों में के माध्यम से इसे स्पष्ट करेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें वाद हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उसके साथ में बताएंगे। दुराशय मेंस रिया की अवधारणा। दुराशय मेंस रिया की अवधारणा क्या है? दुराशय का मतलब है व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी मंशा जब उसने अपराध किया। ठीक है, दुराशय का मतलब है कि उसकी मानसिक स्थिति और उसकी मंशा, मानसिक स्थिति उसकी क्या थी और उसकी टेंशन क्या था जब उसने अपराध किया। यह देखना आवश्यक है कि अपराध करते समय व्यक्ति की मंशा अपराधपूर्ण थी या नहीं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे उसकी अपराध करने की इच्छा थी कि नहीं। एक सामान्य नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी गलत मंशा के कोई कार्य करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। और दुराशय दुराशय सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को तभी दोषी ठहराया जाए जब उसने जानबूझकर या लापरवाही से कानून का उल्लंघन किया हो। ठीक है, दुराशय का मतलब क्या है? व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी मंशा जब उसने अपराध किया। और यह देखना बहुत ज़रूरी है जब उसने अपराध करते समय व्यक्ति की उस टाइम पे मंशा क्या थी, अपराधपूर्ण थी या नहीं, अपराध जो करना चाह रहा था कि नहीं। एक सामान्य नियम क्या है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ना किसी अगर उसके कोई इंटेंशन नहीं था, कोई कार्य करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता, उसे अपराधी नहीं बोला जाएगा। दुराशय यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को
दुराशय ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो व्यक्ति उसे तभी दोषी ठहराया जाए जब उसने जानबूझकर या लापरवाही से कानून के उल्लंघन किया। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अंतर्गत दुराशय। ठीक है, BNS 2023 के अंदर दुराशय भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लेती है, में भी अधिकांश अपराधों के लिए दुराशय की आवश्यकता होती है। ठीक है, IPC में ही बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में जो कि IPC 1860 का स्थान लेती है, उसमें दुराशय की आवश्यकता होती है अधिकांश अपराधों में बताया गया, चाहे वह हत्या हो, चोरी, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी या बलात्कार। हत्या, चोरी, धोखाधड़ी या बलात्कार और प्रत्येक अपराध में दोषपूर्ण मंशा की उपस्थिति को जांचा जाता है। जो भी दोनों अपराधों में दोषपूर्ण मंशा की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, हालांकि यह भी जरूरी नहीं है कि हर अपराध में दुराशय का सिद्धांत लागू हो। कुछ अपराधों में जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, दुराशय की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कुछ जो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हालांकि यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर अपराध में दुराशय का सिद्धांत लागू हो। कुछ अपराधों में जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसमें क्या है, दुराशय की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, दुराशय की आवश्यकता नहीं होती। महत्वपूर्ण वादों में माध्यम महत्वपूर्ण वा- महत्वपूर्ण वादों के माध्यम से दुराशय की व्याख्या। महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है उनके माध्यम से दुराशय की व्याख्या। सबसे पहले आर वर्सेस टॉलसन 1889 में क्या, इस मामले में अदालत ने माना कि गलती से किया गया कार्य अपराध नहीं माना जा सकता। यहाँ एक महिला ने अपने पति का मरा हुआ समझकर दूसरी शादी की, जबकि जबकि उसका पति जीवित था। अदालत ने माना कि महिला की मंशा दोषपूर्ण नहीं थी, इसलिए उसे अपराधी नहीं माना गया। आर वर्सेस टॉलसन 1889 में इसमें एक फीमेल जो होती है वो शादी कर लेती है और उसे क्या कहते हैं कि वो मरा हुआ नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं था, इसे ऐसे कर लेते। तो यहाँ पे देखा गया कि उसकी मंशा वैसी नहीं थी, तो इसे दोषपूर्ण नहीं माना गया, अपराधी नहीं माना गया। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज 1950। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, इसमें क्या था, एक आदमी सोना ले आता है अपने देश से और फिर यहाँ पे रह लेता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट देखता है कि इसमें जो उसकी जो है वो जानबूझकर नहीं किया, तो उसको मंशा नहीं थी, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध के लिए दोषपूर्ण मंशा आवश्यक है। आरोपी पर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा लाने का आरोप था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि उसने यह कार्य जानबूझकर किया था। अदालत उसे दोष मुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि दोषपूर्ण मंशा के बिना किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, शेराज शेराज वर्सेस डी रडसन 1895। शेराज वर्सेस डी रडसन 1895। ठीक है, इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है। इस मामले में अदालत ने क्या कहा कि मानसिक स्थिति बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक व्यक्ति को शराब बेचने का दोषी माना गया, जबकि उसने यह अनजाने में किया था। अदालत ने माना कि बिना गलत मंशा ने उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध के लिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति शराब बेचने का दोषी माना गया। यहाँ पर व्यक्ति को शराब बेचने में दोषी माना गया, जबकि उसने यह अनजाने में किया था। हालांकि यहाँ बिना गलत मंशा से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने माना, ठीक है, मानसिक स्थिति महत्वपूर्ण है, शराब बेचने का दोषी माना गया, जबकि उसने अनजाने में किया था। अदालत ने बिना गलत मंशा से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसने कहा। फिर करतार सिंह में स्टेट ऑफ पंजाब 1994। ठीक है, इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम, आतंकवादी और विघटन गतिविधियाँ आतंकवादी गतिविधियाँ निवारण अधिनियम टाड़ा के तहत अभियुक्त की दोषपूर्ण मंशा की जांच की। यह फैसला दुराशय की महत्ता को पुनः स्पष्ट करता है। यह करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994। ठीक है, दोषपूर्ण मंशा की जांच की, यह फैसला दुराशय की महत्ता को पुनः स्पष्ट करता है कि किसी गंभीर अपराध में व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक है। अपराध में व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है वो मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दुराशय का महत्व। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दुराशय का महत्व। हत्या, ठीक है, हत्या के अपराध में दोषपूर्ण मंशा को महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि धारा 300 के तहत यह आवश्यक है कि अपराधी की मंशा किसी व्यक्ति को मारने की हो। यदि व्यक्ति ने किसी दुर्घटना या गलती से किसी की हत्या की हो, तो उसे हत्या का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।
हत्या का अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि इसे दुर्वधिक हत्या, कल्पेबल होमिसाइड माना जा सकता है। ठीक है, हत्या के अपराध में दोषपूर्ण मंशा महत्वपूर्ण माना जाता है। धारा 300 के तहत यह आवश्यक है कि अपराधी की मंशा किसी व्यक्ति को मारने की हो। ठीक है, आवश्यक है कि उसकी मंशा होनी चाहिए। यदि व्यक्ति ने किसी दुर्घटना या गलती में किसी की हत्या की है तो उसे हत्या का अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, यदि उसी की हत्या उसने दुर्घटना या गलती से की है तो उसे अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि उसे दुर्वधिक हत्या कल्पेबल होमिसाइड माना जा सकता है। ठीक है, चोरी थेफ्ट, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चोरी के अपराध में यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अपराधी की मंशा संपत्ति को अनाधिकार रूप से लेने की थी। ठीक है, चोरी के अंतर्गत क्या होता है कि अपराधी की जो मंशा थी वो अनाधिकार रूप से इसको लेने की थी। अगर वे किसी व्यक्ति ने संपत्ति को जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से लिया तो उसे चोरी का दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर ये सिद्ध हो गया कि उसने क्या कहते हैं जानबूझकर नहीं लिया लेकिन गलती से लिया है तो उसे चोरी नहीं ठहराया जाएगा। धोखाधड़ी फ्रॉड, धोखाधड़ी के अपराध में भी दोषपूर्ण मंशा आवश्यक होती है। अपराधी को यह जानना जरूरी होता है कि वह किसी को धोखा दे रहा है और उसकी मंशा किसी को आर्थिक अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने की हो। ठीक है, धोखाधड़ी के अपराध में भी दोषपूर्ण मंशा जरूरी है। ठीक है, अपराधी को यह जानना जरूरी है कि वह किसी को धोखा दे रहा है, उसकी मंशा किसी को आर्थिक या अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने की हो। अपराधी को जानना जरूरी है कि धोखा दे रहा हो मंशा उसको आर्थिक या अन्य प्रकार की हानि पहुंचाने की। बलात्कार रेप, ठीक है, बलात्कार के मामले में भी दोषपूर्ण मंशा एक प्रमुख तत्व है। यदि कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना जबरदस्ती करता है तो यह अपराध है। यहाँ मंशा का विशेष महत्व है क्योंकि सहमति और गैर सहमति के बीच के अंतर को पहचानना अनिवार्य है। ठीक है, बलात्कार के मामले में दोषपूर्ण मंशा का एक प्रमुख तत्व है। दोषपूर्ण मंशा प्रमुख तत्व है। यदि कोई व्यक्ति है और महिला की सहमति में जबरदस्ती करता है तो यह एक अपराध है। यहाँ मंशा का विशेष महत्व है क्योंकि सहमति और गैर सहमति के बीच का अंतर को पहचानना अनिवार्य है। सहमति और गैर सहमति के अंतर को पहचानना अनिवार्य है। दुराशय के अपवाद, स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। दुराशय के अपवाद क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज और एब्सोल्यूट लायबिलिटीज। ठीक है, कुछ अपराधों में दुराशय की आवश्यकता नहीं होती, कुछ अपराधों में दुराशय हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये अपराध मुख्य रूप से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की श्रेणी में आते हैं। ये अपराध मेनली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के इसमें आते हैं। ऐसे मामलों में भले ही व्यक्ति की मंशा दोषपूर्ण ना हो उसे अपराधी ठहराया जा सकता है। मंशा हो ना हो तो अपराधी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अपराधों में यह जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति की मंशा दोषपूर्ण हो। उदाहरण के लिए औद्योगिक दुर्घटना या प्रदूषण संबंधी मामलों में कंपनियों को दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं एनवायरनमेंट का मामला है तो औद्योगिक दुर्घटनाओं में, ठीक है, तो उसमें प्रदूषण संबंधी औद्योगिक दुर्घटनाएं जो भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं और प्रदूषण संबंधित मामले उसमें कंपनियों को दोषी ठहराया जाता है, चाहे उसने दोषपूर्ण मंशा हो या नहीं हो। इसमें मंशा की जाँच नहीं की जाती बल्कि केवल कृत्य पर ध्यान दिया जाता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत किसी भी दोषपूर्ण मंशा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत किसी दोषपूर्ण मंशा की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का मामला। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खतरनाक उद्योगों को किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। खतरनाक उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने जानबूझकर ये ऐसा नहीं किया है। ठीक, चाहे उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया तब भी उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब न्यायिक दृष्टिकोण क्या है इसे? भारतीय न्यायालयों में भी कई मामलों में यह स्पष्ट किया कि दुराशा के बिना व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में कहा कि कई मामलों में दुराशा के बिना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। स्टेट ऑफ उड़ीसा से राम बहादुर थापा 1959 में मामले में व्यक्ति ने एक साधु को शेर समझकर मारा, लेकिन उसकी मंशा किसी इंसान को मारने की नहीं थी। साधु शेर समझकर मारा, इंसान को मारने नहीं थे, उन्हें हत्या का दोषी नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष क्या है इसमें? निष्कर्ष यही है कि प्रत्येक अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व होता है का सिद्धांत भारतीय न्याय प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, और भारतीय का होता है का सिद्धांत
कि इसका जो सिद्धांत है भारतीय न्याय प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत के तहत अधिकांश अपराधों में देखा जाता है कि अपराधी की मंशा दोषपूर्ण थी या नहीं। हालांकि कुछ मामलों में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत दोषपूर्ण मंशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, न्यायालय ने भी इस सिद्धांत के को कई वादों में स्वीकार किया है। ठीक है, न्यायालय ने भी इस सिद्धांत को कई वादों में स्वीकार किया है। यह सिद्धांत अपराध के निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। थैंक यू।